Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. UN जो यूनाइटेड नेशंस है, why they don't want India in the UN Security Council? बहुत सारे promises कर चुका है यूनाइटेड स्टेट्स, इतने सालों से कर रहा है। ओबामा ने आके भारत में बोला, बहुत सारे अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत के नेताओं को आश्वासन दिया। ये चल रहा है, करीब 20 या 30 साल से चल रहा है इसे कि यूएन में भारत को सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिलनी चाहिए। और सारे प्रॉमिस करने के बाद अब एक्चुअल रीजन बाहर आई है। वहां पे यूएसए का यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने पब्लिकली बोला कि दे कैन नॉट डाइल्यूट और गिव अप द पावर ऑफ वीटो। मतलब अपने ही बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, वहां पे वीटो पावर नहीं दे सकते। तो नाउ इसी विषय पे हम लोग प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी से सीखेंगे व्हाई दिस इज सो, क्यों इतना डर है भारत से। विदाउट डिले लेट्स वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया। नमस्ते। नमस्कार जी। डरना ही स्वाभाविक है। डरना स्वाभाविक है, बिल्कुल। हाँ जी जी, चलिए पहले आप बात और सुन लो फिर। एक्चुअली मैं पूरा इनका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन देख रहा था सारे। अभी गाजा पे हो रहा है, पैलेस्टाइन पे है, और मेनी जो ओवर द इयर्स जितने भी रेजोल्यूशन हुए हैं, यूएस ने यूनाइटेड नेशंस को यूज किया है। कोरियन वॉर में यूज किया, वियतनाम में यूज किया, इराक वॉर में यूज किया। तो कंटिन्यूअसली बीइंग यूज और अभी ओपनली एडमिट करना इनका, अभी हम स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, that she admitted openly that they don't want the veto power to be taken away from US. क्या भारत की दुनिया से इनका वीटो पावर छिन जाएगा? भारत तो ऐसा बोल नहीं रहा है। So how do you see it? देखिए, मैं पहले तो एक नन्ही सी बात बता दूं। यूनाइटेड नेशन जब बना तभी कहा गया था कि जो लक्ष्य युद्ध से हासिल करते हैं उसको हम शांतिपूर्ण ढंग से हासिल करेंगे। इनका शांति का मन है, मतलब है युद्ध वाला खर्चा न करना पड़े। इसमें मार काट, नरसंहार, कोरोना, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ये तो सब नॉर्मल है, शांतिपूर्ण है। शांतिपूर्ण से मतलब है, साफ कहा था, लड़ाई के उद्देश्यों को। तो यूनाइटेड नेशन के समय ही था, जर्मनी का बवाल था, 45 में खत्म हुआ, उस समय यूनाइटेड नेशन बना है। जर्मनी को रौंदते समय भी उनको डर लगा कि पहली लड़ाई में भी जर्मनी को रौंदा था साइंस में, और 20 साल में फिर उनके सर पे वो सवार था। इस बार इन्होंने पार्टीशन किया ईस्ट और वेस्ट में, आधा सोवियत रूस के पास, आधा वेस्टर्न ब्लॉक के पास। तो भी डर था। अच्छा, उस समय तो केवल जर्मनी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारी डर रशिया का भी था, भारी डर उधर जापान का भी था, भारी डर भारत का भी था, जिस पर चर्चा नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन तो बना ही इन्होंने बनाया, स्वाभाविक है, इन्होंने बनाया तो अपने लिए बनाया, इसमें कोई खास झंझट की बात नहीं है। और पब्लिक फोरम में चीजों को बहुत खुला लेकिन ढंग से नहीं कहा जाता है, ढक सुन के सुंदर ढंग से कहा जाता है। कुछ लोग इसको हिपोक्रेसी कहते हैं, मैं इसको सुंदर ढंग कहती हूँ, क्योंकि ये जानकार लोगों के बीच की चीज है और जानकार लोग भाषा की बारीकियों को समझते हैं। अब सवाल ये है कि भाई बात तो सच है, भारत से इनको बहुत डर है। इस डर को समझने के लिए मैं 3-4 बातें केवल बताऊंगी, ऐसे तो बहुत से कारण है, लेकिन अभी 3-4। तो इसके लिए इनके माइंड को समझना होगा। 1945 के पहले यूरोप कहते थे, उसके बाद वेस्ट कहने लग गए। क्यों? यूरोप में अमेरिका को शामिल करना था। उसके पहले होली रोमन एम्पायर था। तो जैसे यूरोप एक आइडिया था, एक कंस्ट्रक्ट था,
जैसा कोई आधार नहीं था, उसी प्रकार ये वेस्ट का कोई आधार नहीं है इसमें। या एलाइड पावर्स है मोटा मोटी, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएस, इसको ये वेस्ट कहते हैं। अब इस वेस्ट के माइंड को समझने के लिए एक चीज को आप समझिए, चर्चियनिटी, जिसको ये क्रिश्चियनिटी कहते हैं। अब ये क्या है? एक अत्यंत असभ्य विचार, एक अत्यंत असभ्य धारणा, एक अनसिविलाइज्ड कंसेप्ट। किस अर्थ में मैं कह रही हूं? यहां जिसको ये कहते हैं वी एंड द अदर, तो वी और अदर क्या, सेल्फ एंड अदर क्या है? मेरे अलावा सबसे घृणा, और सबसे घृणा का लेवल क्या है? सबको समाप्त कर देना। अब इस सब में कौन कौन है? इस सब में सबसे पहले तो स्त्रियां हैं। संसार भर की स्त्रियां क्रिश्चियन मैन की शत्रु हैं, चाहे वो ईसाई कन्वर्ट भी हो जाए, चर्च के द्वारा कन्वर्ट भी हो जाए। क्यों? वो ओरिजिनल सिन शैतान ने कहा मैन वुमन फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप बना, और उसके कारण फॉल ऑफ एडम। ये सब क्या है? कंस्ट्रक्ट है, थॉट है, वास्तविक घटना ऐसी कुछ नहीं है। तो जिनकी खोपड़ी का ये कंस्ट्रक्ट है, ये थॉट है, इसके सेंटर में है घृणा। अब और किससे घृणा? सभी देवी देवताओं से घृणा, सभी देवी देवताओं के उपासकों से घृणा। तो जहां अन्न से घृणा है, और अन्य क्या है? अन्य है 90% नहीं जी, 98% नहीं जी, 99.9999%। क्यों? जब ये ख्याल है, तो इनके अनुसार ये ख्याल या आइडिया 2000 साल पुराना है, पोस्ट क्राइस्ट है। क्राइस्ट नाम का कोई जीव कभी हुआ नहीं। तो इनके जो इतिहासकार बताते हैं, आज से कोई 1500 साल, कोई 1700 साल, कोई 1800 साल, कोई तो 1200 साल ही कहते हैं। तो क्या है? ये समय का इतना वेरिएशन क्यों है? घटना नहीं है ना जी, एक ख्याल है। अब ख्याल किसकी खोपड़ी में पहले आया कि बाद में आया, उसका भी कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। तो ये ख्याल है कि 1000-1500 साल पहले कोई 2, 4, 10, 100, 200, 500, 5000 लोगों की खोपड़ी का यह ख्याल है, जिसमें वो 2, 4, 5000 सबसे घृणा कर रहे हैं। अब घृणा का दायरा क्या है? प्रकृति से भी घृणा है। वो बेकन का है ना कि प्रकृति का बाह मरोड़ो तो ये अपने रहस्य उगलेगी। इसीलिए एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर की बात है, जिसके कारण डिश इकोनॉमीज ऑफ स्केल आया, जिसके कारण ये मनुष्य क्या सर्वाइवल की ये बात करते हैं कि धरती से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब ये घृणा का स्वरूप समय के साथ बदलता गया। अब पिछले 100-200, जिसको ये खींच के 500 साल कहते हैं, कोलंबस, पोस्ट वास्को डी गामा, इस ख्याल में इन मंडूक चर्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी वालों का पहली बार सबका परिचय दोनों अमेरिका से हुआ, अफ्रीका से हुआ, एशिया से हुआ और ऑस्ट्रेलिया से हुआ। तो ये सबसे घृणा, और कैसी घृणा? मार, शोषण, हाथ काटा, पैर काटा, गला काटा। और यूरोप में कैसा भयंकर मारकाट है, चाबुक से मारा, हड्डी तोड़ा, जिंदा जला दिया, काट के खा गए, बच्चों को मारा कूटा। अच्छा, इसके बाद और क्या है? इसके बाद जी कहते हैं कि गॉड ने इनको ये कहा। अब ये सब खोपड़ी में हो रहा है, क्योंकि अच्छा चलिए उतने डिटेल में नहीं जाते हैं कि गॉड ने जब धक्का दिया धरती पर,
तो एडम ने पैर वैर पकड़ा तो कहा जाओ हम तुमको अपना वॉइस राय बनाते हैं, और इस धरती में जो कुछ चलता है, जो कुछ पानी में तैरता है, जो कुछ हवा में उड़ता है, वो सब तुम्हारे खाने के लिए है। मतलब घृणा पर आधारित ऐसा राक्षसी विचार एक भय से आक्रांत हृदय और बुद्धि या चित्त में ही उपज सकता है। अपने यहाँ तो योग शास्त्र में मनोभूमियों की बड़ी चर्चा है। सार ये है आज का जो विषय है कि यूनाइटेड नेशन में क्यों मना कर रहा है, क्यों वेस्ट मतलब यूरोप और अमेरिका, फिर अमेरिका कहते हैं यूरोप के ऑफशूट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत से क्यों डरते हैं? भारत से डरे नहीं तो क्या करें? अब दूसरा 4-5 ले रही आकार। यूरोप वाले सीरीज में मैंने आपको बताया था कि यूरोप क्या है? एशिया का एक नन्हा सा टुकड़ा जिसमें एशिया से गए हुए लोग धीरे धीरे बसे, और ये जो बसे ये आइसोलेटेड सेटलमेंट है। यूरोप वाले सीरीज में आपके चैनल में मैंने बताया था कि इनका नेशन स्टेट का तो कोई आइडेंटिटी या सेल्फ इमेज है ही नहीं। वो जगह जगह लिखे हैं, गांव भी नहीं, अपने नन्हे छोटे सेटलमेंट के बाहर इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और जो मिडिल एजेस का एक मैंने शायद याद है आपके यहाँ पढ़ के सुनाया था कि 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी तक सिटी के नाम पर इनके पास 5,000 10,000 के नगर थे। सैलन भैया का तो गांव ही 30-40-50 हजार की जनसंख्या का है। तो अब भारत के आकार की तुलना कीजिए कब? वास्को डी गामा के समय, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। भारत क्या है? पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, पांचों कजाकिस्तान, ये स्थान कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, एक और तुर्कमेनिस्तान, ये पांचों भी भारत है। तिब्बत भी भारत है, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा भी भारत है। ईरान और भी। 17वीं शताब्दी ईरान भी भारत है, आधा ईरान। अभी तो हम 17वीं 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, पहले की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो 17वीं शताब्दी मतलब 1601 से 1699 में डच लोग जब साउथ ईस्ट एशिया में मसाले की खोज में घूम रहे हैं, तो जो पुस्तकें लिख रहे हैं क्या कह रहे हैं? ये सब भारत है। तो चूहे को हाथी से डर लगे, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। अब आकार, अब आप कहेंगे साहब यूएसए तो भारत से बहुत बड़ा है। किस भारत से बहुत बड़ा है? 15 अगस्त 1947 वाले भारत से बड़ा है। लेकिन वो तुम्हारा घर थोड़े भाई, तुम ऑक्युपायर्स हो, तुम सेटलर्स हो। उनके जो मूल 5 नेशन तो वहां बहुत है, लेकिन जो सबसे बड़े या जो भी 5 बड़े अमेरिकन नेशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर, यानी ऑक्युपायर, सेटलर, इलीगल स्टेट पर अमेरिकन नेशन दो अलग हो गया, यूएसए स्टेट और मूल अमेरिकन नेशंस। इन्होंने इस वेस्ट के द्वारा बनाए गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा दायर कर रखा है। मोदी जी और भारत आ गए यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हम बन ही चुके हैं। ठीक, ग्लोबल साउथ मतलब साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। कितने देश हुए जनरल असेंबली में? 100, 125, 150, 200 देश हो गए।
ये देश जब कहेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मुकदमा की फास्ट ट्रैक में सुनवाई, जैसे मोदी जी के आते ही 2014 में, 14 में तो आके खड़े हुए, 19 में फैसला आया, मंदिर बन गया। तो यूएसए को भारत से डरना उचित है। दो बात। अब तीसरी बात, ये इनका वर्तमान सेल्फ इमेज क्या है यूएसए का, और इसके दो सैटेलाइट स्टेट फ्रांस और इंग्लैंड जो बैठे हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल मोटा मोटा क्या है? एलाइड पावर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ ये एलाइड पावर है ना। इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, और ये माओ वाले कम्युनिस्ट चाइना की एंट्री तो बहुत बाद में है, बहुत बाद में। ये सीट तो भारत की थी, वो लंबी कहानी है। नेहरू जी ने ये सब किया कराया, लेकिन उस कम्युनिस्ट चीन की जरूरत क्यों पड़ी जापान को और सोवियत रूस को हैंडल करने के लिए? 45 आते आते मामला बिगड़ने लग गया था। तो जो तीसरी बात है, आज के दिन उनकी सेल्फ इमेज क्या है? हम मिलिटरली बहुत पावरफुल है, सुपर पावर है। हम इकोनॉमिकली बड़े पावरफुल है। हम बड़े प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिनरल, हम बड़े मैन्युफैक्चरिंग हम टर्शियरी सेक्टर में बड़े हैं। लेकिन भैया 1973 के बाद से इस वेस्ट का रेट ऑफ ग्रोथ डिक्लाइनिंग है। 1973 के बाद से बड़का भारत नहीं, काटते पीटते ये छोटका भारत राष्ट्र तो है, लेकिन इस हिस्से में इंडियन स्टेट है। बाकी हिस्से में क्या है? एनिमी। भारत राष्ट्र में अनेकानेक एनिमी स्टेट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एनिमी स्टेट है। इसके बावजूद 1973 से भारत का रेट ऑफ ग्रोथ इनसे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 गुना 3 गुना है। कौन कह रहा है? एंगस मेडिसन। आपके यहाँ पेज नंबर वगैरह सब मैंने बताया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया पर आपको, हमको, हम लोगों को, सुनने वालों को न पता हो, लेकिन इस वेस्ट को तो पता है ना। इस अमेरिका को, इस इंग्लैंड को, इस फ्रांस को, इस सोवियत रूस को, इस जापान को तो पता है ना कि दुनिया का सब लूट लेने, सब मतलब सब तो गलत चीज, दुनिया से पर्याप्त या बहुत लूटपाट कर लेने के बावजूद भाई तुम्हारा रेट ऑफ ग्रोथ कहीं गिर गया भाई? अंकित शाह जी बताते हैं ना आपके यहाँ, वो डॉलर है, सिंगल करेंसी है, ये है, वो है, गोल्ड स्टैंडर्ड चला गया। तो भैया तुम इतने होशियार हो, तुम्हारा रेट ऑफ ग्रोथ क्यों गिर गया? इनको पता है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का फसाद, अब फसाद कहें कि धोखा, ड्रामा, ये इल्यूजन है, ये एक हिस्टोरिकल एक्सीडेंट है। ये हमारे यहाँ से कोई चीज उखाड़ के ले गए और तुम वहां रोपे। अरे रोप तो लोगे, फसल क्या है? फसल का मतलब ये पूरा का पूरा अर्थ जगत का व्यवहार क्या है तुमको का पता भाई? पूरी 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी मतलब 1801 से 1899, तुम तो कह रहे हो तुम्हारा 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया।
तो ये भूखमंगे भूख से कराहते हुए यूरोपियन भाग के अमेरिका क्यों जा रहे हैं? पूरी 19th सेंचुरी में इमिग्रेशन एमिग्रेशन फ्रॉम यूएसए टू फ्रॉम यूरोप टू यूएसए क्यों है भाई? फ्रॉम यूरोप टू यूएसए क्यों है? खाने का ठिकाना नहीं है, कोरों से मार पड़ रही है, और अटलांटिक क्रॉस करना वैतरणी पार करने से ज्यादा कठिन है। वैतरणी तो इतनी पतली सी है। 19th सेंचुरी में अटलांटिक क्रॉस करना, 1920 में यूएसए को कहना पड़ रहा है बंद करो, तुम्हारे यहां से लोग नहीं आएंगे, है ना आपके यहाँ कोई? तो यानी ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये जो पूरा धंधा खड़ा तुम लोग बता रहे हो अपनी सुपरमेसी बताने के लिए, तो ये तो तुम्हारी चीज नहीं है भैया। आम का पेड़ बर्फ के माहौल में तो लगता नहीं है भैया। ले गए, 5-10 साल टिक गया भाई, 5-10 फसल तुमको दे दिया भाई, इससे ज्यादा क्या करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने को सबसे धनी कह रहा है, तो भाई इसी कोरोना में तुम्हारे यहाँ ब्रेड और सूप की लाइन क्यों लग रही है? सूप किचन क्यों बन रहा है? भारत में तो मैंने बताया लोगों के घर जो अनाज गया सो गया, मतलब इंडिविजुअल्स 100, 200, 400, 500 थाली पैक कर रहे हैं। रोटी है, सब्जी है, चावल है, दाल है, एक टुकड़ा अचार है, कोई एक टुकड़ा मिठाई है, कहीं नन्हा सा इतना दही है, कहीं 2-4 टुकड़ा खीरा और टमाटर है, और उसको पैक करके लोगों के घर पहुंचा के आ रहे हैं। आपको अभी इसका अब जो कहने जा रही हूँ, 3 बात मैंने कही। पहला कहा चर्चियनिटी वाला झंझट, घृणा, नाश, मारकाट, ये किसके चित्त में उपजता है? राग और द्वेष से भरा हुआ भयाकुल चित्त, भय से आकुल चित्त। पहला, भयभीत तो तुम लोग हो ही हो। दूसरा मैंने कहा, जिस पर मैंने कोई चर्चा कहीं नहीं देखी, आकार का भय। और इसी कारण देखिए ये पूरा यूरोप में 45 आकार बड़ा कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, ये वाला यूनियन, वो वाला यूनियन, आकार कितना भी बड़ा कर लो, उस आकार में वो तो नहीं है जो तुम भारत के लिए कहना चाहते हो। तुम कहते हो, ये नेहरू ने कहा अनेकता में एकता, भारत में बहुत वैरायटी है, एक हुए हैं। अब ये कई ठो गाना गाते हैं, भारत में बहुत सारे नेशन है और स्टेट एक है, लेकिन यूरोप की असलियत यूरोप वालों को तो पता है। 1945 यूनाइटेड नेशन का गठन ही क्यों हुआ? जर्मनी के खिलाफ एक परमानेंट एलाइड पावर जो मिलिटरीली कन्वर्ट हुआ नाटो के रूप में। यानी किसी एक शत्रु से अगर लड़ना हुआ तो ये एक नहीं लड़ पाएंगे, इनको लड़ने के लिए अनेक चाहिए, आकार का चक्कर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत से 15 लाख सैनिक गए, चर्चिल का लिखा हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत से 25 लाख सैनिक गए। आज 1-2 करोड़ सैनिक कर लेना हमारे लिए तो चुटकी बजाने की बात है। तो भारत से डरना स्वाभाविक है। अभी मैं 2-3 चीज और बताना चाहती हूँ, यदि कुछ आप और पूछना चाहे तो बीच में पूछ लें। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी नई पुस्तक में लिख रहा हूँ मैं, सोल ऑफ बिजनेस में।
मैंने यहाँ पे जी 20 साल बिजनेस किया है। यहाँ मैं इनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ। मैंने एक बात नोटिस करी है, ये इतने भयभीत रहते हैं 24 घंटा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनको इनको अपनी शक्ति पे विश्वास नहीं है, इनको अपने वचन पे विश्वास नहीं है। हर 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन वैलिडेशन की बोलते हैं कि मैंने ऐसा सुना है, इसके ऊपर रेफरेंस देते हैं। फिर बाइबल को बार बार कोट करते हैं और इतिहास बताता है स्पेनियर्ड्स ने यहाँ पे कैथोलिसिज्म पीट पीट के इनको पिलाई है, पीट पीट के, कि या तो तुम उन्होंने ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को बोला, अफ्रीकन को बोला तुम कन्वर्ट हो जाओ तो तुम्हारी स्लेवरी हटा देंगे। यही लुइसियाना में हुआ, अलाबामा में हुआ, मिसिसिपी में हुआ, तीनों स्टेट्स में ऐसा हुआ। तो जितना भी इनका, और जो यूरोपियन पॉपुलेशन है वो पहले से ही डरी हुई पॉपुलेशन, उनको चर्च से डर लगता है। तो ये लोग को एक कल्चर बनाया हुआ है कि आपको संडे को जाके कन्फेशन करना है, और कोई भी बात आपने कुछ बोली और उस पर किसी और ने बोला नहीं है, यू कैन नॉट स्पीक ऑल्सो। तो ये इट इज इन देयर साइकी, इसलिए मेजोरिटी ऑफ लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ देते हैं। मेजोरिटी, जितने मैंने एग्जीक्यूटिव्स देखे, कोई भी क्रिश्चियन को नहीं बोला था। दे फील अशेम्ड ऑफ इट रादर। ये जो उल्टा जो इलेक्शन में चलता है मागा क्राउड का, दैट इज ए वेरी आर्टिफिशियल फिनोमेना विद ए वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ अमेरिकन्स, सबके साथ नहीं है। और बाइबल बेल्ट में क्रिश्चियनिज्म एंड कैथोलिसिज्म इज लूजिंग बिकॉज बोथ आर कॉलोनियल कॉन्सेप्ट्स। वो तो चर्च ने गुलाम लेने के लिए बनाया है। इस पे भी थोड़ा एंगल ऐड करिए, इस पे आप जो नेक्स्ट फेज बोलने जा रही है। जी, उस पर तो मेरी जानकारी कम है, लेकिन जो 2-4 चीज हम डालना चाह रहे हैं वो अभी और लेते हैं। तो मैंने पहले लिया चर्च वाला मामला। ये एक निहायत असभ्य विचार है। अन्य से घृणा, और अन्य क्या है? किसी से भी घृणा करना एक असभ्य विचार है, और खास करके राज्य और राष्ट्र के स्तर। पहली बात। और ये इतनी घृणा उपजती है राग और द्वेष वाले चित्त में, जो डरा हुआ चित्त है। तो पहला मैंने ये लिया है कि ये हिंसक चित्त है। दूसरा मैंने लिया आकार वाला मामला। अब तीसरा मैं ले रही हूं, जिसका एक टुकड़ा मैंने बताया, इनकी सेल्फ इमेज क्या है कि हम मिलिटरीली पावरफुल हैं और हम इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल हैं। तो इनके मिलिट्री पावर के बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं। भाई जर्मनी जो था वो तो 1870 में बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन किया, अभी खड़ा ही खड़ा हुआ है 1914, यानी 44 साल के भीतर। आप स्वयं को जो सुपर पावर बोल रहे हैं, कौन? इंग्लैंड और फ्रांस, इनको पूछ देता है। बल्कि 70 में ही, या 71 में, 1870 में ही एक थप्पड़ लगाता है जर्मनी फ्रांस को, और फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर जर्मन आर्मी मार्च करती है। अब जब ट्रीटी ऑफ वर्साई इन्होंने किया तो क्या किया? इन्होंने जर्मनी को वो डिआर्म किया, डिसआर्म किया, इसका सब तोड़ा फोड़ा फोड़ा। इसका तो तोड़ा ही फोड़ा। अगर आप चर्चिल को पढ़ें तो उनके भय को बता रहा है। इंग्लैंड में अपने के तोड़ डाले, फ्रांस के पास तो कब था, उसने भी तोड़ डाला, और ये जो यूएसए महोदय हैं, इन्होंने भी तोड़ दिया। अपनी मिलिट्री कैपेसिटीज को डिस्ट्रॉय किया। क्यों? क्या तर्क दिया गया? केवल उनका तोड़ने से थोड़ी चलेगा, हमारी भी मिलिट्री कैपेसिटी नहीं होगी तो युद्ध नहीं होगा। हिंसक चित्त युद्ध नहीं कर सकता है। हिंसक चित्त मार काट, जेनोसाइड, यातना, अपहरण, सिविलियंस को काटना, ये कर सकता है। युद्ध वीरों का कार्य है, और वीर कौन है? जिसने भय को जीत लिया। तो इनको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन 15 लाख और 25 लाख सैनिकों के साथ गहन इंटरएक्शन के साथ कि ये वीर लोग हैं, ये हिंसक लोग नहीं है, ये सीमा पर लड़ाई करते हैं,
वे इस प्रकार का नृशंस आचरण नहीं करते हैं। तीसरी बात, भाई पहले जो भी रहा हो, ये तो सच है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से आज तक मिलिट्री टेक्नोलॉजी में यूरोप और यूएसए बहुत आगे बढ़े हुए हैं। अगर ये सच है, लेकिन वियतनाम में आप पूछते हैं, पाकिस्तान को आप बैसाखी से, पाकिस्तान क्या है, भारत राष्ट्र के एक हिस्से में एक एनिमी स्टेट की स्थापना करके मूल स्टेट के साथ युद्ध करके भारत राष्ट्र को कमजोर करना, क्या हालत है पाकिस्तान की। फिर आपने चीन को खड़ा किया, चीन मतलब कम्युनिस्ट पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी की क्या हालत है। और स्वयं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई भी लड़ाई हो, जरूरी है अमेरिकन जो सैनिक है वो मरना नहीं चाहिए, वो ताबूत में लौट कर नहीं आना चाहिए। मृत्यु का विराट भय। अब मृत्यु का भय क्यों है, फिर वही चर्चियनिटी क्रिश्चियनिटी, एक ही जीवन है, उस जीवन के बाद तुम ताबूत में जाओगे, ताबूत धरती के अंदर है, देह का मांस वांस वो सब तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, हड्डी ये खोद खाद के निकाल लेते हैं, नहीं तो वो भी कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। तो जो कुछ है अब है, और सनातन धर्म में और भारत में क्या है, अमरता है। इस बार मर गए, अगली बार फिर आती है, 18वें साल में फिर लड़ने, 16वें साल में ही लड़ने या 12वें साल में ही लड़ने। हमारे गणेश तो बाल देवता है, बालक है देवता में, और देवताओं के गणनायक। तो इनका जो सेल्फ इमेज है मिलिट्री माइट का और प्राउडनेस का, वो संसार के लिए, इनके अपने चित्त में इनकी अपनी असलियत दर्ज है। इंग्लैंड और फ्रांस में क्या हो रहा है, ये 2% के पाकिस्तानी इंग्लैंड में इनको कूट पीट रहे हैं, जो मोदी जी केवल आकर दिल्ली में बैठे, केवल एक लड़ाई नहीं की, गाली गलौज नहीं किया, डांट डपट नहीं किया, धमकाया नहीं। बेचारे पाकिस्तान की रक्षा के लिए अमेरिका का वीटो है, फ्रांस का वीटो है, इंग्लैंड का वीटो है, चीन का वीटो है, 4 वीटो लेने के बाद भिखमंगा बना के छोड़ दिया। क्योंकि युद्ध केवल युद्ध भूमि में नहीं होता है, ये भारतीयों से अधिक कौन जानता है। आपके चैनल पर आपसे कई बार चर्चा हुई कि साहब यूनाइटेड स्टेट्स भारत चीन को लड़ाना चाहता है। मैंने बार बार आपसे कहा था लड़ लेंगे भाई, लेकिन सामने कोई लड़ने आएगा तब तो, हम थोड़ी ऐसे करेंगे, लॉकडाउन की बात थोड़ी है। कितना डरपोक है चीन। एग्रीमेंट साइन करता है भारत का, गोली नहीं चलेगी, ये चीन के एग्रीमेंट है। तो भारतीय जनरल भी हंस रहे हैं। चीन नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो नॉन स्टेट प्लेयर है, जो रक्तपात जानता है, मारकाट जानता है, खून खराबा जानता है, किसका, सिविलियन का, जेनोसाइड जानता है, लेकिन युद्ध करना कम्युनिस्ट पार्टी नहीं जानता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर क्या कह रहा है, हमारे यहाँ इतने अधिक आदमी, कितने आदमी थे भाई, लेकिन जर्मनी वालों की तुलना में संख्या बहुत अधिक है, हम इनको कटवाते रहेंगे। ये युद्ध है। युद्ध करना वेस्ट को नहीं आता है, युद्ध से वेस्ट भयभीत है। तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत न आए, भय तुम्हारी नियति है। अब चौथा, 3 मैंने बताया, चौथा है इनका सेल्फ इमेज है इकोनॉमिकली वी आर पावरफुल।
very advanced. Technologically, we are very advanced. भाई भारत की छाती पर तुमने कांग्रेस रखा था, अभी तुम्हारा प्यादा राहुल गांधी है। अब आप कल्पना करके देखिए, सोशल मीडिया पर आजकल में बहुत डीप स्टेट की चर्चा चल रही है। ये डीप स्टेट लोग बताते हैं कोई 300 है, कोई 200 है, कोई 500 है, छिपे हुए रहस्यमय कैरेक्टर हैं। आदित्य जी जरा सा आप आइए स्क्रीन पर, आपकी हंसी से मेरे लिए काम बताना आसान हो जाएगा। इन डीप स्टेट को कौन मिला? मेरे बाबूजी होते तो कहते बकरी, बकरी नहीं बकरी का पोंछ, बकरी का पोंछ नहीं बकरी के पोंछ का बाल। पूरे भारत में तुमको एजेंट ढूंढने के लिए राहुल गांधी मिला। कमाल का डीप स्टेट है भाई। इस डीप स्टेट की इस स्ट्रेटेजी से तुम मोदी जी को डराना चाह रहे हो। मैंने कई स्त्रियों को देखा है, चिलचिट्टा, वो कॉकरोच आ जाएगा तो वो कूदने लगेंगी। मुझे बनारस में याद है, मैं जहाँ रहती थी बहुत सांप थे और मैं अकेले ही रहती थी, तो बगीचे में बैठी हूँ, देख रही हूँ सांप आ रहा है, अकेले बैठी हूँ, तो मैं दोनों पैर अपना कुर्सी पर कर लेती थी, सांप नीचे से गुजर जाता था। अब ऐसे को आप कॉकरोच से डराना चाह रहे हैं, तो हे डीप स्टेट, आप धन्य हो। डीप स्टेट के महिमा मंडन करने वाले आप धन्य हो। चाहिए आपको ओवैसी चाहिए। ये सब तो भाई मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कहने में कोई खास संकोच नहीं है। मोदी जी के पेरोल के लोग हैं ना। हाँ, एक ढंग का शत्रु तो हमको दे दे भाई। ठीक, अब आप टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हो, जरूर होगे भाई, मेरी जानकारी नहीं है। आपको कोई और नहीं मिला, वो कम्युनिस्ट पार्टी वहां का चीन वाला मिला। आप अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग उठा के वहां धर दिया है, और आपका लड़का लड़की आप बताते हैं, कह रहा है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं ट्रांसजेंडर हूं। अरे आप लोग जोकरों का भी समाज बनाए होते तो ठीक ठाक था। हाँ? अब हम लोग तो, अब भारत वालों का अगर ये लोग हिंदी में सुने तो हमारे ज्योतिषी लोग बहुत झाड़ फूक, बहुत पूजा पाठ, ग्रह शांति इन लोग को बताते। आधे पागल लोगों का समाज बनाकर, अभी मैंने देखा जो बाइडेन कह रहा है, हु नेक्स्ट? आपका ही प्रेसिडेंट है। हु नेक्स्ट? whom I am supposed to introduce? Oh, he is, क्या बोला कि एक छोटे से देश का, छोटी सी जनसंख्या का प्राइम मिनिस्टर है हमारी तरह। अब ऐसा पगलेट, तुम कहते हो हम यूथफुल, यूथ के हमारा आइकॉन है। ये बूढ़ा आदमी जो यहां से ऐसा खाली है, तुम माने अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर ऐसे विदूषक को, जीर्ण शीर्ण विदूषक को खड़ा कर सकते हो। इसके बाद भारत से डरना समझदारी है। अब 2-4 कहिएगा तो और बता दूंगी, 39 मिनट है। एक्चुअली क्या है कि ये जो बाइडेन की इस बार बड़ा खेल हुआ है, एक्चुअली बहुत बड़ा खेल हुआ है बाइडेन के साथ। स्टेट डिपार्टमेंट ने, मुझे ऐसा लगता है, बाइडेन को परमिशन नहीं दी मोदी जी को व्हाइट हाउस बुलाने की, तो उसने अपने घर पे बुला लिया। तो बाइडेन वर्सेस स्टेट डिपार्टमेंट, बाइडेन वर्सेस व्हाइट हाउस, ये दोनों चला है इस बार। क्योंकि अपने घर पे क्यों रखेगा क्वाड मीटिंग? तो इसका मतलब उसने क्या किया कि अभी उसको आखिरी टर्म है उसका, ही विल बी द, इसके बाद तो इलेक्शन लड़ नहीं रहा है वो, तो उसने अपनी लेगेसी बचाने के लिए रिक्वेस्ट किया भारत से कि इस बार भारत यहां पर आए, जबकि इस बार टर्न था भारत का होस्ट करने का, और मोदी जी ने उसको एग्री किया।
कि अगले साल हम लोग भारत में करेंगे, इस साल हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये हुआ है पूरा। तो स्टेट डिपार्टमेंट वर्सेस व्हाइट हाउस वर्सेस प्रेसिडेंट बाइडेन, ये पूरा गेम हुआ। तो भारत से अब भाई डेफिनेटली गेम क्या हो, भाई गेम जो भी हुआ वो आप जानिए, हम स्क्रीन पर जो देख रहे हैं। भाई हमारे यहाँ तो ऐसे लोगों को लड़की लड़का के शादी ब्याह में समझी से नहीं बतियाने दिया जाता है भाई। हाँ, दादाजी डर जाते, दादी जी डर जाती है, और उनके बाद वाला जनरेशन लड़के लड़का का शादी ब्याह का बात करता है। तो ये केवल बाइडेन का टिप्पणी नहीं है, ये टिप्पणी पूरे अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे। Who would take you seriously? ये तो डिप्लोमेसी की ABC है कि हमारे यहाँ यदि कोई कमजोर व्यक्ति भी होता है तो उसको मजबूती से प्रेजेंट करते हैं। आप इसको बीमार बताते हैं कि वो बीमार है, कोरोना हो गया है, इनकी जगह कोई और होता, ये मीटिंग नहीं होती। तो मैं जो सार कहना चाह रही हूँ, यूरोप और अमेरिका में सब मूर्ख हैं, ये तो मानने का कोई कारण नहीं है। बहुत होशियार होशियार लोग भी हैं, ये मानने का सब कारण है। वो अपनी असलियत जानते हैं। मैं अभी ऐसी खाली बैठी थी, हंटिंगटन की क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन जो 96 में छपी है, वो मैं पढ़ रही थी। मैं यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में दिखा रहा हूँ, पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन डिक्लाइन कितना हो रहा है। आप बोलिए। ये दिखाए ना, मुझे भी थोड़ा 2 मिनट आराम मिल जाएगा। ये जो स्टेट ऑफ ग्लोबल फर्टिलिटी में अमेरिका सबसे नीचे है। सो ये जो इमिग्रेंट बुलाए हैं इन्होंने, वो इसीलिए बुलाए हैं क्योंकि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। जो व्हाइट पॉपुलेशन है, जो व्हाइट क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, काफी डिक्लाइन हो रही है। उसको नंबर बढ़ाने के लिए किया है इन्होंने, ये भी इनका एक चाल है। और इसको सपोर्ट किया है। चाल है कि मूर्खता है? आदमी कम है तो काम कम है, और मशीनें किस काम के लिए है हमारे पास? और बुला किसको रहे हो? अपने शत्रुओं को बुला रहे हो, जो खड़े होके कह रहे हैं तुम्हारी गर्दन काट देंगे, तुम शैतानिक हो, हम तुम्हारी स्त्रियों के साथ बलात्कार करेंगे। इसमें चाल करो भाई, ये तो एक आत्महंता समाज के लक्षण है ना। इसमें भी अगर आप लोग चाल देखे तो आप लोग भी धन्य हैं भाई। जो डीप स्टेट का एजेंट ओवैसी और राहुल गांधी है, उस डीप स्टेट की बुद्धि को क्या कहा जाए भाई? 4-6 ढंग के बदमाश तुमको नहीं मिले? अंग्रेजों के समय देखिए, उन्होंने गांधी और नेहरू को चुना था दुष्टता करने के लिए देश में अपने एजेंट तो ढंग के बनाए जाते हैं। खैर, 43 मिनट हुआ, मैं 2-3 पॉइंट और ऐड करके क्लोज करूंगी। अंतरराष्ट्रीय मामले में एक चीज होती है डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी में सदा समर्थ का साथ लिया जाता है। समर्थ से रार, झगड़ा, दुश्मनी नहीं लिया जाता है। और अगर दुश्मनी सर पर आकर पड़ जाए तो कमजोर साथी नहीं चुने जाते हैं। ये माने बहुत सामान्य सा सिद्धांत है। और भारत में जब नरेंद्र मोदी बैठने का मतलब क्या? भारत के बुद्धिमान लोग भारतीय राजनीति में सक्रिय हो जाना। हम लोग तो 2 नाम जानते हैं, एस जयशंकर और डोभाल, लेकिन ये तो बहुत बड़ी टीम होगी। तो केवल अमेरिका को या वेस्ट को 10 साल का भारत का डिप्लोमेटिक परफॉर्मेंस देखना चाहिए था। 2012 में शी जिनपिंग है, 2014 में नरेंद्र मोदी है। ये सच है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद नहीं थे।
भाजपा की पसंद नहीं थे। और किसकी पसंद थे भाई? भारतीय मन की पसंद थे, भारतीय जनता की पसंद थे। यानी इस पद तक आने में, इस पद तक बने रहने में इनको घनघोर संघर्ष करना पड़ा। और जो ये कांग्रेस और बाकी दल थे, इनके साथ तो संघर्ष स्वाभाविक था। लेकिन शी जिनपिंग जब आता है तो ये कम्युनिस्ट पार्टी में बहुतों के सहयोग से आता है, लेकिन अपनी स्टूपिड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के कारण स्वयं को नष्ट करता है, कम्युनिस्ट पार्टी को नष्ट करता है। भयंकर जो मारकाट हुआ है वहां पर ऊपर वाले लेवल पर। और चीन जो 5-7 देशों का कैद खाना है, मंगोलिया, मंचूरिया, सिकियांग, तिब्बत, हेनान, इन सबको नष्ट करता है। और इसका एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, वो जो सिल्क है, वो सिल्क जो इनका एक है, एक मिनट, जो इनका एक है वो सिल्क, अरे भाई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपैक। यानी आप अपनी इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, डिप्लोमेसी को इतना स्ट्रेच करते हो कि वो पतली सी एक मतलब झिल्लर सी एक परत बन जाती है और अंततः टूट जाती है। मोदी जी को देखिए, सब चिल्ला रहे हैं, सब गाली दे रहे हैं, सब बकबक कर रहे हैं, और उन्होंने लाइन से अपना प्रायोरिटी ऑर्डर तय किया। 50 मामले सुलझाने हैं, किसको कब कैसे सुलझाओ। तो एक्सटर्नल हमारे 2 चैलेंज थे, पाकिस्तान और चीन। लड़ाई भी नहीं किया, लड़ाई की भाषा भी नहीं बोली, प्रेम भी किया, गले भी लगाते रहे और समझा भी दिया। तो इस लेवल की कूटनीति को आप इस हास्यास्पद स्तर की धृष्टता और दुष्टता से तो हैंडल नहीं कर पाएंगे। दुर्योधन जो धृतराष्ट्र महाराज का पुत्र है, जो राजनीति के, कूटनीति के मर्मज्ञ हैं धृतराष्ट्र महाराज, वो दुर्योधन भगवान कृष्ण के साथ धृष्टता और दुष्टता करता है तो किस अंत को प्राप्त होता है, ये हम लोग तो जानते हैं। तो वेस्ट भारत को यूनाइटेड नेशन में सीट देने से मना करता है, स्वाभाविक है। डरता है, स्वाभाविक है, क्योंकि इसको लंठई आती है, दुष्टता आती है, घृणा आती है, द्वेष आता है, मार काट आता है, लुच्चागिरी आता है, डकैती आती है, राज्य करना तो नहीं आता है, डिप्लोमेसी करना तो नहीं आता है। तो ऐसों का डरना उचित है। किंतु 48 मिनट हो गया है, मैं 5-7 मिनट और लूंगी। किंतु इतनी बुद्धि उनके कुछ लोगों में तो होगी, उनके अपने सर्वाइवल के लिए, सुखपूर्वक जीने के लिए उनको अभय केवल भारत दे सकता है। अब देखिए उनके डीप स्टेट का ये लुच्चा सा रिप्रेजेंटेटिव राहुल गांधी, किसी ने कहा होगा अभय भारतीय सनातन धर्म का मुख्य है, तो फोटो ले लेके पहुंच गया और कहा कि जो कांग्रेस का साइन है, जो कि मियां लोग का पंजा है, ये अभय मुद्रा है। तो वेस्ट को अभय केवल और केवल भारत दे सकता है। और इस समय भारतीय मन, चित्त और बुद्धि के का प्रतिनिधित्व हमारे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये अभी तक राहुल को जेल नहीं भेजे, सोनिया को जेल नहीं भेजे हैं, अभी शिशुपाल वध नहीं हुआ है,
भारतीय राजनीति धैर्य पर ये लंबी रेस का घोड़ा है। 10,000 साल, 20,000 साल, 50,000 साल के लिए इसकी अर्थनीति है। 25 साल, 50 साल, 100 साल तो इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत रूस, चीन, जापान, अमेरिका कोई भी 100 साल नहीं पूरा कर पाया है, बिखर गया है। तो मैं उनसे कहूंगी थोड़ा ईश्वर की आराधना करके भारत की शरण में, भारत के राजनैतिक शरण में आप आ जाइए। यूनाइटेड नेशन तो बिखरा ही पड़ा है, धरा ही इसमें क्या है अब। लेकिन अपनी लाज बचाना चाहते हैं तो वो कीजिए जो भारतीय राजनैतिक नेतृत्व आपको शांति से, धीरज से बता रहा है। मेरी बात पूरी हुई। एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छी तरह बताया है कि अमेरिका भारत से डरा हुआ क्यों है, और बिल्कुल सही आपने बताया कि ये इन लोगों को अब जो इंडियन अमेरिकन को भी आप देखेंगे, भारतीयों को अमेरिका में भी देखेंगे, ये लोग की पोजीशन में डालने से डरते हैं। विवेक रामास्वामी को छीन लिया क्योंकि विवेक रामास्वामी ने बोला मैं हिंदू हूं, तुलसी गवाड़ को भी आगे आने नहीं दिया। दिखाता है, दो कैंडिडेट दिखाता है जो कि एक्चुअली अपने आप को हिंदू बोल के आगे आए, और दोनों को पीछे कर दिया, और डेमोक्रेट पार्टी में कोई है नहीं। तो ये क्लियरली आपने प्रूव किया है कि ये डरे हुए लोग हैं। और डरे क्यों हैं? इनका खान पान, जो गाय का मांस खाता है डरा ही रहेगा हमेशा, कभी भी बहादुर नहीं होगा। जिसने गाय का मांस खाया, दूध पीने के बाद, क्या दूध पीना छोड़ दो, गाय का मांस भी छोड़ दो, तो दूध पीने के बाद कॉफी में भी दूध मत डालो, क्रीम भी मत खाओ, केक भी मत खाओ, फिर देखते हैं। लेकिन जिन्होंने गाय का मांस खाया तो डरे हुए ही रहेंगे। ये तो मेरे गुरु ने भी मुझे बोला था, जो गाय का मांस खाता है उस पर कभी विश्वास ही मत करो। तो ये मैं अमेरिकन इंडियंस को कहूंगी, वहां रह के केवल सनातन धर्म का आश्रय लें। ये तुलसी गबाड़ डुबाड़ क्या है मुझे नहीं पता, किंतु सनातन धर्म का एकमात्र आश्रय आपको अभय देता है। हरि नाम संकीर्तन एकमात्र आपको अभय देता है। तुलसी माता का सेवन एकमात्र आपको अभय देता है। भयभीत चित्त टिमटिमाता हुआ दिया है, थोड़ा देर जल लेगा तो ये वेस्ट क्या है, दीपक है सूर्य बनने के लिए। सनातन धर्म की शरण में आने के अलावा इस संसार में कोई उपाय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का जो देख रहे हैं। और ये वीडियो आप जम के लाइक करिए और शेयर करिए, इसके शॉर्ट्स बनाइए, आप लोग शॉर्ट्स बनाइए। हम लोग सत्तालॉजी में सबको परमिशन देते हैं, क्रिएटिव ओपन लाइसेंस रहता है। आप शॉर्ट्स बनाइए और इस बात को फैलाइए, क्योंकि अगर किसी को भी जो हमारे क्रॉन्च द्वीप से प्रेम है, तो क्रॉन्च द्वीप को सुरक्षा करने के लिए वरुण की उपासना आवश्यक है। ये वरुण का ही यहाँ पे उपासना होती है, उसकी आवश्यकता वो जरूरी है। तो अगले शो तक के लिए फिर मिलेंगे, और धन्यवाद आप सबका बड़े सिरे से वापस चैनल में इंटरेस्ट दिखाने के लिए। और मैं चाहता हूं कि अब इसको आप सब लोग आगे लेके चलिए सत्तालॉजी को। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। सबको नमस्कार। नमस्कार।